द डीप डाइव की एक और नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा जो ये विषय है ना, उसने पिछले कुछ सालों में देश की राजनीति और मतलब हर प्रमुख न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर सबसे ज्यादा जगह घेरी है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले की। आज हम जिस स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं, इस वीडियो में उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस हालिया फैसले का बहुत बारीकी से पोस्टमार्टम किया है। बिल्कुल, उस फैसले का जिसने मतलब राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों में सब कुछ चौंका कर रख दिया है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा की गहराइयों में उतरे, मुझे लगता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, ये स्पष्टीकरण इस चर्चा की बुनियाद के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की हमारी स्रोत सामग्री में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े कई तीखे आरोप प्रत्यारोप शामिल है। हम ये पूरी तरह से साफ कर देना चाहते हैं कि इस गहन चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का पक्ष लेना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ इतनी भारी भरकम जानकारी को निष्पक्षता के साथ डिकोड करना है। हम बस ये चाहते हैं कि सुनने वालों तक एक साफ तस्वीर पहुंचे ताकि वे खुद तथ्यों का आकलन कर सकें। सभी कहा आपने। तो मुख्य खबर क्या है? खबर यह है कि स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुलदीप सिंह सहित 23 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया है, और वो भी तकनीकी आधार पर नहीं, बल्कि सबूतों के घोर अभाव में। जी, सबूतों के अभाव में। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस केस का इस तरह से गिरना सिर्फ एक कानूनी हार जीत नहीं है। स्पेशल कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह ने जो टिप्पणियां की हैं, वे सामान्य कानूनी शब्दावली से बहुत आगे जाती हैं। उन्होंने क्या कहा था ठीक से? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सीबीआई की जो चार्जशीट है, मतलब जो कोई छोटी मोटी फाइल नहीं बल्कि हजारों पन्नों का पुलिंदा है, उसमें इतने बड़े बड़े गैप या कमियां हैं जिन्हें भविष्य में किसी भी गवाही से भरा ही नहीं जा सकता। बाप रे, हजारों पन्ने! हाँ, कानूनी भाषा में एक शब्द होता है प्रथम दृष्टया या प्राइमा फेसी। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब कोई एजेंसी अदालत जाती है तो उसे कम से कम इतना साबित करना होता है कि पहली नजर में कोई अपराध हुआ दिखता है। एक मिनट, मुझे यहाँ रोकिए। ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हो रही है। मतलब सीबीआई जैसी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी दसियों हजार पन्नों का दस्तावेज लेकर अदालत पहुंचती है और जज साहब कहते हैं कि इसमें तो शुरुआत करने लायक भी कुछ नहीं है। बिल्कुल यही कहा अदालत ने। क्या उन हजारों पन्नों में एक भी पन्ना ऐसा नहीं था जो कम से कम एक बुनियादी शक पैदा कर सके? यही तो इस फैसले की सबसे चौंकाने वाली बात है। अदालत का साफ कहना था कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया केस तक नहीं बना पाई। अदालत ने यहां तक कह दिया कि आरोप पूरी तरह से भ्रमित करने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक और दिलचस्प बात सामने आई। मुख्य आरोपी बनाए गए कुलदीप सिंह को जब अदालत ने डिस्चार्ज किया तो जज खुद हैरान थे कि आखिर इन्हें मुख्य आरोपी बनाया ही कैसे गया। कोई बुनियादी सबूत ही नहीं था। और बात यहीं खत्म नहीं होती ना। अदालत ने सिर्फ बरी ही नहीं किया बल्कि एक ऐसा अभूतपूर्व कदम उठाया है जो बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, आप उस विभागीय जांच वाले आदेश की बात कर रही हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने इस केस से जुड़े सीबीआई के जांच अधिकारियों के खिलाफ ही विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों के खिलाफ ही? हाँ, इसे अगर हम बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो ये न्यायपालिका की तरफ से जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये आदेश इसलिए दिया गया ताकि न्याय के मूल सिद्धांतों में आम लोगों का यकीन न डगमगाए। मतलब जिन उच्च अधिकारियों के कंधों पर इतने संवेदनशील मामलों की जांच का जिम्मा है, अदालत उन्हीं की मंशा को संदिग्ध मान रही है। एकदम सही। ये एजेंसियों की विश्वसनीयता पर बहुत गहरा आघात है। ये साफ दिखाता है कि बात सिर्फ अयोग्यता की नहीं थी बल्कि जांच की नीयत पर भी अदालत को गंभीर संदेह हुआ है। बिल्कुल। और जब नियत या मंशा की बात आती है ना, तो घटनाओं की टाइमलाइन या कहें कि समय चक्र को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। टाइमलाइन बहुत कुछ कहती है। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत रोचक होगा कि ये सब किस समय पर हुआ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कब होती है? ठीक लोकसभा चुनाव से पहले।
जब आचार संहिता लागू हो जाती है उसके मात्र 5 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 महीने तक जेल में रखा जाता है। हाँ, और मनीष सिसोदिया की बात करें तो वे लगभग 17 से 24 महीने जेल में रहे। और ये सब तब हो रहा है जब सीबीआई ने 493 गवाह खड़े किए थे। मेरा मतलब है 493 गवाह। कोई अदालत इतने गवाहों के साथ ट्रायल कैसे शुरू कर सकती है? देखिए, ये जो 493 गवाहों का आंकड़ा है ना, ये अपने आप में एक रणनीति का हिस्सा मालूम पड़ता है। कैसे? अगर एक गवाह की गवाही में औसतन 2 दिन भी लगें, तो भी इस ट्रायल को पूरा होने में कई दशक लग जाएंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि ट्रायल कभी खत्म ही ना हो और आरोपी बस जेल में रहे अनिश्चित काल तक। हाँ, और ये जो समय का चुनाव है, यही इस पूरे विवाद की असली जड़ है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुछ बहुत ही तीखी टिप्पणियां इस घटनाक्रम की पोल खोलती हैं। जैसे जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने एक बहुत ही कड़ा बयान दिया। उन्होंने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता यानी केज्ड पैरेट की अपनी पुरानी छवि से बाहर आने को कहा। पिंजरे में बंद तोता, ये जुमला तो बहुत पुराना है ना? शायद यूपीए सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बात कही थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सालों पहले जो बात पिछली सरकार के लिए कही गई थी, वही आज की व्यवस्था के लिए दोहराई गई। जस्टिस भुइयां ने एक बहुत ही तार्किक सवाल उठाया कि 22 महीने तक जिस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसे अचानक तब गिरफ्तार क्यों किया गया जब वो ईडी के मामले में रिहा होने वाला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ईडी की अदालत ने जमानत दे दी थी और आदेश आने से पहले ही रोक लगवा दी गई। हाँ, और तुरंत बाद सीबीआई ने नया मामला बनाकर गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस भुइयां ने स्पष्ट कहा कि ये गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए की गई ताकि ईडी मामले में मिली जमानत को बेकार साबित किया जा सके। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी को जेल में रखने के लिए बस चक्रव्यूह रचे जा रहे हों। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये सब इतना साफ साफ दिख रहा था, तो निचली अदालतें क्या कर रही थीं? यही वो बिंदु है जहां हमारी न्याय प्रणाली की एक बहुत बड़ी व्यावहारिक खामी उजागर होती है। हमारे कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है, जेल अपवाद है, बेल नियम है। बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बिल्कुल, ये तो मूल सिद्धांत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने महसूस किया कि निचली अदालतें जमानत देने के मामलों में बहुत ज्यादा सेफ खेल रही हैं। PMLA जैसे सख्त कानूनों के तहत जज कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। मतलब एकदम स्पष्ट मामलों में भी? हाँ, जिन्हें हम ओपन एंड शट केस कहते हैं, उनमें भी इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसी डर की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं का पहाड़ खड़ा हो गया। मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे। उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और उन्हें मिलने के लिए एक एक दिन की मोहलत के लिए अदालत के चक्कर काटने पड़ते थे। ये स्थिति सच में बहुत परेशान करने वाली है। कानून जिसे बेगुनाह मानकर चलता है, उसे सालों जेल में सड़ना पड़ता है। खैर, अब जब हम इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया को देख चुके हैं, तो इस विश्लेषण का दूसरा हिस्सा हमें राजनीतिक नैरेटिव की तरफ ले जाता है। हाँ, यहाँ दोनों पक्षों के दावे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने भाषणों का जिक्र है। उन भाषणों में वे दावा कर रहे थे कि उन्होंने जांच एजेंसियों को पूरी तरह आजाद कर दिया है। एक भाषण में तो उन्होंने केजरीवाल की तुलना लालू यादव और जयललिता से कर दी थी। ये तंज कसते हुए कि वे लोग तो कम से कम जेल जाने पर इस्तीफा दे देते थे। हाँ, कि केजरीवाल तो जेल से ही सरकार चलाने की जिद पर अड़े हैं। और इसी के ठीक विपरीत विपक्ष का जो नजरिया पेश किया गया है, वो इन जांच एजेंसियों की कार्रवाई को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मानता है। विपक्ष का तर्क है कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही गाज गिर रही है। इस विश्लेषण में एक पूरा पैटर्न दिखाया गया है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी पर दबाव बनाना। हाँ, और झारखंड में हेमंत सोरेन को चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रातों रात सरकारें गिरा दी गई या पार्टियों के 2 टुकड़े कर दिए गए। विपक्ष का दावा है कि इन सब सियासी भूचालों के पीछे एजेंसियों के मुकदमों का डर एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम कर रहा है। और इसी राजनीतिक उठापटक के बीच ना, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड सामने आता है, वो बहुत ही दिलचस्प है। विश्लेषण में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के एक बयान का हवाला दिया गया है। वो इच्छाधारी नाग वाला बयान? बिल्कुल। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तुलना एक इच्छाधारी नाग से कर दी है। ये एक बड़ा ही विचित्र लेकिन मारक राजनीतिक रूपक है। उनका कहना है कि यह दल समय के हिसाब से रूप बदल सकता है और इनका एकमात्र लक्ष्य कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। इस इच्छाधारी नाग वाले रूपक के पीछे जो चुनावी भूगोल का पैटर्न समझाया गया है ना, वो गहराई से समझने लायक है। कांग्रेस का आरोप है कि एजेंसियों का इस्तेमाल एक चुनावी औजार की तरह हो रहा है।
इसमें पी चिदम्बरम का उदाहरण दिया गया है ना? हाँ, उन्हें आईएनएक्स मीडिया केस में रात के अंधेरे में दीवार फांदकर गिरफ्तार किया गया था। अब चूंकि तमिलनाडु में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो कांग्रेस का दावा है कि उन्हें फिर से मनी लॉन्ड्रिंग के पुराने मामले में जानबूझकर घसीटा जा रहा है ताकि चुनावी माहौल को प्रभावित किया जा सके। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, तो फिर उनके बीच इतना मनमुटाव क्यों दिखता है? यही तो इस पूरी राजनीतिक बिसात का सबसे जटिल हिस्सा है। कांग्रेस को यह शक है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ चल रही कार्रवाइयां पंजाब और गुजरात चुनावों के मद्देनजर अचानक से ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। अच्छा, मतलब उनका फायदा उठाने के लिए। विश्लेषण में तर्क दिया गया है कि सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी को एक सुविधाजनक सहयोगी के रूप में देखता है, जिसका इस्तेमाल कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए किया जा सकता है। इससे साफ होता है कि विपक्ष के अंदर भी एक दूसरे को लेकर भारी अविश्वास है। ये तो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म की पटकथा लग रही है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जिसने इस पूरे केस को अदालत के कमरों से निकालकर आम जनता के ड्राइंग रूम तक पहुंचाया, वो था मीडिया का रोल। इस विश्लेषण में मीडिया, खासकर जिसे गोदी मीडिया कहा गया है, उसकी भूमिका पर बहुत ही गंभीर सवाल उठाए गए। हाँ, मीडिया की भूमिका तो बहुत अहम रही है इसमें। ये बताया गया है कि कैसे बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ आरोप पत्रों के आधार पर टीवी चैनलों पर हजारों डिबेट्स किए गए, दिन रात स्क्रीन पर चिल्ला चिल्लाकर लाल पीले ग्राफिक्स के साथ। ये बताया गया कि भारी शराब घोटाला हुआ है और हजारों करोड़ रुपए लुट गए हैं। बिल्कुल, एक पूरा माहौल बनाया गया। मेरा सवाल यह है कि लोग इतनी आसानी से इन बातों पे यकीन क्यों कर लेते हैं, जबकि अदालत में कुछ साबित भी नहीं हुआ होता? यहाँ पर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पेच आता है, जो हमारे सोचने के तरीके से जुड़ा है। आज के डिजिटल युग में सूचनाओं के भारी बवंडर के बीच एक सिद्धांत काम करता है, जिसे इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट, ये क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। इंसानी दिमाग कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो उन चीजों पर जल्दी विश्वास कर लेता है जिन्हें वो बार बार सुनता या देखता है। जब किसी भी इंसान को एक ही भ्रामक दावा या बिना सबूत का आरोप बार बार दिन रात न्यूज चैनल पर सुनाया जाता है, तो इंसानी दिमाग उस जानकारी को तर्क की कसौटी पर कसना छोड़ देता है। मतलब दिमाग मान लेता है कि यही सच है। हाँ, दिमाग थक हार कर उसे एक स्थापित सत्य मान लेता है। लोग स्वाभाविक रूप से सोचने लगते हैं कि अगर इतनी बहस हो रही है, इतने बड़े बड़े लोग टीवी पर आकर चिल्ला रहे हैं, तो आग के बिना धुआं तो नहीं उठता, कुछ तो गड़बड़ होगी। मतलब झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। एकदम सही। ये केस इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक पूरा नैरेटिव गढ़ा जाता है और बिना एक भी सबूत के समाज में एक धारणा तैयार कर दी जाती है। मीडिया खुद ही जज बन गया। हाँ, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना ही खुद जज बन बैठा और अपना फैसला आम जनता के दिमाग में प्लांट कर दिया। इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि ऐसे शोर शराबे वाले माहौल में क्रिटिकल थिंकिंग यानी तर्कपूर्ण सोच की कितनी ज्यादा जरूरत है। ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, ये हमारे सोचने समझने के तरीके पर हो रहे अदृश्य हमले की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ें, तो कहानी कुछ इस तरह उभर कर आती है। एक ऐसा केस जिसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताकर पेश किया गया। एक ऐसा केस जिस पर हजारों घंटों की टीवी डिबेट्स हुई, जिसमें पूरी ताकत झोंक दी गई। हाँ, लेकिन वो केस जब अदालत की ठंडी और निष्पक्ष दहलीज पर पहुंचा, तो सबूतों के अभाव में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 23 लोग बरी हो गए, उल्टे सीबीआई के जांच अधिकारियों पर ही विभागीय जांच बैठ गई और सुप्रीम कोर्ट को भी सख्त टिप्पणियां करनी पड़ी। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम अपने पीछे हमारी जांच एजेंसियों की आजादी, न्यायिक प्रक्रिया की गति और मीडिया की जिम्मेदारी पर इतने बड़े सवाल छोड़ गया है जिनके जवाब शायद आसानी से नहीं मिलेंगे। ये सारांश पूरे मामले की गंभीरता को बिल्कुल सटीक ढंग से समेटता है और इन तमाम कानूनी और राजनीतिक बारीकियों से परे इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद एक ऐसा ज्वलंत सवाल उभरता है जो शायद इस विश्लेषण में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन एक डरावने सच की तरह हमारे सामने खड़ा है। वो क्या? जरा विचारक्रमियों वाली बात है। जिन राजनीतिक हस्तियों की हम बात कर रहे हैं, वे देश के सबसे प्रभावशाली और हाई प्रोफाइल लोग हैं। उनके पास देश के सबसे महंगे और बेहतरीन वकीलों की फौज मौजूद है और पूरे देश की नजर उन पर होती है। हाँ, जब ऐसे साधन संपन्न और प्रभावशाली लोग भी बिना किसी ठोस प्रथम दृष्टया सबूत के महीनों और सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहने को मजबूर हो सकते हैं,
जब उनके मामलों में केवल ट्रायल शुरू होने में ही इतना लंबा वक्त लग सकता है, तो उस देश के एक आम नागरिक की क्या बिसात होगी? ये तो बहुत ही डरावना सच है। वो आम इंसान जिसके पास ना तो पैसे हैं, ना कोई राजनीतिक पहुंच है और ना ही कोई बड़ा मीडिया चैनल उसके हकों के लिए आवाज उठाने वाला है, उसके लिए इस न्याय व्यवस्था की जटिल भूल भुलैया से गुजरना कितना खौफनाक अनुभव होता होगा। क्या कई बार हमारे सिस्टम में न्याय मिलने की ये जो लंबी और थका देने वाली अंतिम प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया अपने आप में एक सबसे बड़ी सजा नहीं बन गई है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये हमें अपने सिस्टम की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का आईना दिखाता है। हम चाहेंगे कि इस गहन चर्चा को सुनने वाले सभी लोग इस सवाल पर थोड़ा ठहर कर विचार जरूर करें कि क्या न्याय में देरी सिर्फ न्याय से इनकार है या फिर वो अपने आप में एक प्रताड़ना है। श्रोताओं को उस पर जरूर सोचना चाहिए। आज की हमारी इस प्रस्तुति में बस इतना ही। इतने गंभीर और विचारोत्तेजक विषय पर हमारे साथ जुड़ने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई स्रोत सामग्री और एक नई गहन चर्चा के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, सूचनाओं को तर्क की कसौटी पर परखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को समझने की ये उत्सुकता बनाए रखिए। नमस्कार।